बातचीत के इस दूसरे भाग में हम पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से पुनर्जागरण यूरोप की साहित्य और कला में प्रकट हुआ और अंत में हम इसके परिणामों की बात करेंगे। तो जब हम शुरुआत करते हैं कि पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो इसका जवाब है इटली। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के कारण हमारा दूसरा सवाल जो है वह यह है कि पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में ही क्यों हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इसके कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है कि इटली की भौगोलिक स्थिति ने पुनर्जागरण को सबसे पहले शुरुआत करने की पृष्ठभूमि दी। दरअसल इटली भूमध्य सागर के मुहाने पर स्थित, आपने देखा होगा नक्शे में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इटली का जो स्थिति है वह ऐसी है कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब में जाने वाले वे चाहे व्यापारी हों, विद्वान हों या धर्म युद्ध के सैनिक हों, उनका पहला संपर्क इटली से होता था। इसलिए जितने भी बदलाव हुए और जितने बदलाव के कारक थे जिनका संबंध आवागमन से था, उन सब का संपर्क सबसे पहले इटली से हुआ और इसके लिए इटली की भौगोलिक स्थिति जिम्मेदार थी। यही कारण है कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण के लक्षण प्रकट हुए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इटली और उसकी राजधानी रोमन साम्राज्य और संस्कृति का प्रतीक ही इटली था और रोमन साम्राज्य का केंद्र होने की वजह से वहाँ के चाहे स्मारक हों, चाहे संस्कृति हो, जो इस दौर में भी विद्यमान थे, उन्होंने सीधे सीधे पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में प्रेरणा का काम किया। इटली की आर्थिक उन्नति ने भी पुनर्जागरण की पहल की। पूर्व और पश्चिम का मध्य बिंदु होने के कारण जो व्यापारिक संपर्क था वह भी सबसे पहले इटली में से हुआ और इटली को व्यापार का लाभ मिला और व्यापार के लाभ से वहाँ आर्थिक संपन्नता आई और आर्थिक संपन्नता की वजह से व्यापारियों ने वहाँ नए ज्ञान, साहित्य और कला को संरक्षण दिया, प्रोत्साहन दिया, जिससे पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। सामाजिक दृष्टि से भी इटली दूसरे राज्यों से अलग था। वहाँ सामंतवाद के बंधन उतने कट्टर और मजबूत नहीं थे जितने दूसरे देशों में थे। यही कारण है कि वहाँ सामाजिक पृष्ठभूमि ने भी पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। इटली में कई नगर राज्य थे, जैसे फ्लोरेंस है, वेनिस है, मिलान है। ये ऐसे थे जिनका स्वतंत्र अस्तित्व था और समृद्ध जीवन था। इसलिए यहाँ वैसी घुटन नहीं थी जिसमें किसी भी प्रकार के बंधन बदलाव के आड़े आते हों। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख चीज़ें थी इटली की जिनकी वजह से यूरोप में होने वाले पुनर्जागरण की अगुवाई इटली ने की। अब हम बात करेंगे पुनर्जागरण के स्वरूप की, क्योंकि सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, इसलिए हम साहित्य के क्षेत्र में भी सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से पाते हैं। पुनर्जागरण कालीन साहित्य में वे सब विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं जो पुनर्जागरण की विशेषताओं के रूप में हमने पिछले व्याख्यान में देखा था, जैसे मानववाद है, देशज भाषाओं का प्रयोग है, यथार्थ का चित्रण है। तो जो पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं वे हमें साहित्य में दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम इटली के साहित्य की अगर बात करें तो 13वीं-14वीं शताब्दी में दांते नामक जो बड़े विद्वान हुए इटली के, जिसकी प्रसिद्ध कृति है डिवाइन कॉमेडी,
ये उन्होंने इटली भाषा में लिखा। और ये जो दौर है 13वीं शताब्दी का, ये ऐसा दौर है जब पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन मध्यकालीन मान्यताएं भी विद्यमान है। इसकी झलक हमें डिवाइन कॉमेडी में भी देखने को मिलती है, जिसमें धार्मिक तत्व की प्रधानता है, लेकिन इसमें मानवीय चेतना दिखाई देती है। इसलिए हमें इसे पुनर्जागरण के साहित्य में शामिल करते हैं। इटली का एक जो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा लेखक है वो पेट्रार्क है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क ने की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है सोनेट्स टू द लोरा, अर्थात लोरा को संबंधित गीतिकाएं इसमें हैं। और इन गीतिकाओं में हमें लौकिक विषय दिखाई देते हैं, जिसमें लौकिक प्रेम की भावना है, मानवीय अनुभूतियां हैं, मानवीय अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण है। और पेट्रार्क जो कि लैटिन भाषा के विद्वान थे, फिर भी इन्होंने अपनी देशी इटालियन भाषा में लिखकर पुनर्जागरण की अगुवाई की। इसी तरह से बोकासियो है, डिकेमेरॉन है, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। इटली के एक और बड़े विचारक हैं जिनका नाम मैकियावेली है, जो हमें पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे भी हम जिन्हें जानते हैं। इनकी रचनाओं में द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर प्रमुख हैं। ये पहले व्यक्ति हैं, पहले विद्वान हैं जिन्होंने यह स्थापना दी कि यदि राज्य को सफल होना है तो उसे व्यवहारिक राजनीति का सहारा लेना चाहिए, और राजनीतिक सफलता के लिए अवसरवादिता, व्यवहारिक कुशलता, मनोवैज्ञानिक चातुर्य, इन सबको अपनाया जाना चाहिए। मैकियावेली को धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का जनक माना जाता है। उन्होंने पोप और धर्माधिकारियों की कटु आलोचना भी की, और इस तरह से राजनीतिक चिंतन में आधुनिकता को लाने वाले के तौर पर हम मैकियावेली को जानते हैं। इंग्लैंड में भी बहुत सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। उनमें हम चौसर का नाम ले सकते हैं, 14वीं शताब्दी में, जिनकी प्रसिद्ध कृति कैंटरबरी टेल्स है, जो कहानियों का संग्रह है। इसमें तीर्थयात्रियों ने जो कहानियाँ सुनाई, उस विधा में यह रचना है कैंटरबरी टेल्स। और इसमें ब्रिटिश समाज की मानसिकता और जीवन का यथार्थ चित्रण चौसर ने किया है। टॉमस मूर का नाम आपने सुना होगा, जिनकी यूटोपिया प्रसिद्ध रचना है, और इसमें उन्होंने आदर्श राज्य और समाज का चित्रण किया है, लेकिन इसी में उस ज़माने के ब्रिटिश राज्य और समाज की जो कमजोरियां हैं उनको भी उजागर किया है। एडमंड स्पेंसर एक और साहित्यकार हुए हैं इंग्लैंड के, जिनकी प्रसिद्ध कृति फेयरी क्वीन है। फ्रांसिस बेकन, जो मूलतः निबंधकार थे और जो वैज्ञानिक निबंधों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन से जो है वह विलियम शेक्सपियर का है। वे एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे। 17वीं शताब्दी उनका समय है, और उन्हें सुखांत और दुखांत कई नाटक लिखे, जिनमें कई के नाम आपने सुने होंगे, हो सकता है आपने पढ़े भी हों। इन नाटकों में ओथेलो है, मैकबेथ, हेमलेट, द टेम्पेस्ट, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, ऐसे अनेकानेक नाटक और रचनाएं हैं। शेक्सपियर की खास बात यह है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो साधु, भिखारी, राजा, सेनापति, वेश्या, गायिका, गरीब, अमीर, परोपकारी, सबका चित्रण किया है। उन्होंने लगभग मानवीय भावनाओं के सभी पहलुओं को छुआ है, और इस तरह से विलियम शेक्सपियर पुनर्जागरण के साहित्य के
पुरोधा हैं। इसके अलावा फ्रेंच भाषा में, स्पेनिश भाषा में भी कई रचनाएं हुई और दूसरे छोटे छोटे राज्यों में भी पुनर्जागरण का असर हुआ और रचनाएं हुई जिन्हें हम साहित्य के स्वरूप में शामिल करते हैं। इसके बाद हम अगर कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई देते हैं जो पुनर्जागरण के असर के कारण होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख हम चित्रकला को मानते हैं, जिसने पुनर्जागरण काल के विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इस क्षेत्र में भी इटली आगे रहा। चित्रकला के क्षेत्र में भी परंपरागत धार्मिक विषयों की निर्जीव पुनरावृत्तियों को छोड़कर यथार्थ जीवन के चित्रण की शुरुआत हुई। प्रकृति और मानव का चित्रण प्रमुख रहा इसमें, और मानव के हाव भावों को समझकर चित्रित करने के लिए कलाकारों ने न केवल कला का सहारा लिया बल्कि मानव शरीर रचना विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया ताकि वे मानवीय भावों को अधिकाधिक अपने प्राकृतिक स्वरूप में अभिव्यक्त कर सकें। उन्होंने मानव के धार्मिक पक्ष के बजाय उसके भौतिक पक्ष पर बल दिया, जो पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। उनकी निगाह में दुनिया दुखमय नहीं थी बल्कि सुखमय थी और सुंदर थी। उन्होंने मेरी तथा ईसा के चित्र बनाए, लेकिन उनको धार्मिक प्रतीकों के रूप में प्रकट न करके उन्होंने स्नेहमयी ममतामयी मानवों के रूप में अभिव्यक्त किया अपनी कला के माध्यम से। जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक चित्रकार इस दौर में हुए, जो इटली ही नहीं संपूर्ण विश्व की ख्याति हैं, उनमें वैसे तो कई कलाकार शामिल हैं, लेकिन हम यहाँ 3 कलाकारों की, चित्रकारों की प्रमुखता से बात करेंगे, जिसमें पहले हैं लियोनार्डो दा विंची। 15वीं-16वीं शताब्दी में ये हुए और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उससे आप सब वाकिफ़ हैं, मोनालिसा उसका नाम है, जिसकी एक हल्की मुस्कान का भाव विश्व को अपने अपने तरीके से प्रभावित करता है। लियोनार्डो दा विंची की रचनाओं में हमें प्रकाश और छाया का समन्वय दिखाई देता है। भावनात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण है, कोमलता लिए हुए है उनकी चित्रशैली, और वह शैली विकसित और मौलिक है। माइकल एंजेलो एक और अन्य प्रमुख चित्रकार हैं इटली के, जिनकी रचनाओं में, जिनकी चित्रकला में हमें मध्यकालीन धार्मिकता और पुनर्जागरण का समन्वय दिखाई देता है। वे बहुत बड़े मूर्तिकार भी थे। लास्ट जजमेंट उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसी तरह से राफेल हैं, जो वात्सल्य के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मैडोना अर्थात माँ है। उन्होंने शिशुओं के 50 से भी ज़्यादा चित्र बनाए और उन चित्रों में उन्होंने मातृत्व अर्थात ममता का अद्भुत चित्रण किया है। सिस्टाइन मैडोना उनकी प्रसिद्ध कृति है। हालांकि उनका बहुत छोटी उम्र में निधन हो गया, लेकिन वे अपनी इसी रचना से अमर हो गए। इस तरह से मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला सब में हम पुनर्जागरण का प्रभाव देखते हैं और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप यूरोप के चिंतन में एक मौलिक परिवर्तन हुआ और उस मौलिक परिवर्तन ने यूरोप को मध्यकालीन अंधकार से निकालकर आधुनिकता के उजाले में लाने में मदद की। अब हम अगर पुनर्जागरण के परिणाम की बात करेंगे, उसके महत्व की बात करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से पुनर्जागरण की 300-400 साल चलने वाली प्रक्रिया ने
यूरोप के मूल स्वरूप को, उसके समाज के, उसके अर्थनीति की, उसकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, चिंतन की शैली को ही बदल कर रख दिया, जिसमें कुछ प्रमुख बातों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहला परिणाम जो उसके महत्व को दर्शाता है वह है मानववादी चेतना का विकास। मध्यकाल तक आम आदमी की कोई वक़्त नहीं थी, कोई पूछ नहीं थी, विशिष्ट लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई थी, लेकिन पुनर्जागरण ने जिस मानववादी चिंतन को बढ़ावा दिया, चेतना को बढ़ावा दिया, उसने मानववाद को एक प्रमुख लक्षण के रूप में, एक प्रवृत्ति के रूप में स्थापित किया। इसने विचार की स्वतंत्रता को जन्म दिया, विचार की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। हालांकि इसके लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन अंततः विचार की स्वतंत्रता एक प्रमुख गुण और मूल्य बनकर स्थापित हुई। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जिस तरह से बढ़ावा दिया, धीरे धीरे उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसने आगे चलकर एक तार्किक और वैज्ञानिक समाज को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप आए बदलावों ने ही आगे चलकर धर्म सुधार की वह पृष्ठभूमि तैयार की, जिसने धार्मिक बंधनों को, धार्मिक कट्टरता को, धार्मिक अंधविश्वासों को, पोप और चर्च के वर्चस्व को तोड़कर एक समावेशी, एक स्वतंत्र समाज बनाने की आधारशिला रखी। मैकियावेली जैसे विचारकों के योगदान से राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप राज्य और धर्म को अलग अलग समझा जाने लगा। अभी तक राज्य और धर्म एक थे यूरोप में, और पोप का, चर्च का पूरी तरह से वर्चस्व था राज्य की अंतर्गत। लेकिन मैकियावेली की विचारधारा ने, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा ने राज्य और धर्म को अलग किया। ये जो मानववादी विचारधारा थी, इसके आधार पर शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आया और पाठ्यक्रमों में वे चीज़ें शामिल की जाने लगी जिनका संबंध आदर्श अथवा धर्म से न होकर मानवीय समाज, मानवीय विचार, मानवीय आवश्यकताओं से था। इस प्रकार पुनर्जागरण ने कई आयामों से यूरोपीय समाज को प्रभावित किया, और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक विकास हुआ, प्रगति हुई, राज्यों की शक्ति बढ़ी, देशी भाषाओं का विकास हुआ, देशज संस्कृतियों पर जोर दिया गया, उन सब ने कुल मिलाकर यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, जो आगे चलकर और बलवती हुई। इस तरह से पुनर्जागरण को हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु या पड़ाव की तरह देखते हैं जिसने यूरोपीय समाज को इतना बड़ा बदलाव दिया कि जिसके बेस पर यूरोपीय समाज मध्य युग के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग की दहलीज पर आ खड़ा हुआ।